गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को हम अगर आगे फॉरवर्ड करते हैं तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा छोटा सा चैप्टर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को ही डिफाइन करेंगे। फ्रिक्शन फर्स्ट फ्रिक्शन, जैसे आप जानते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मोशन स्टार्ट करती है तो दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच, ठीक है, दोनों सरफेसेस के पैरेलल जो अपोजिंग फोर्स प्ले में आएगा, जो अपोजिंग फोर्स होगा वही क्या होगा हमारे पास, फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन का ध्यान रखना। रिलेटिव मोशन, दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन होना कंपलसरी है। तो तब हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, वेन एवर वन ऑब्जेक्ट slides over another object, then opposing force acts play between the surfaces of two objects। तो दो ऑब्जेक्ट के surfaces के बीच जो opposing force act play में आएगा वो है हमारे पास फ्रिक्शन। तो अब देखना, फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करते हैं तो फ्रिक्शन मेन हमारे पास दो टाइप से डिफाइन करते हैं हम, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, एयर, फ्लूइड के केस में जब हम फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे, जैसे बाद में आप डिफाइन करोगे विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी एक इंटरनल फ्रिक्शन का ही पार्ट है। विस्कोसिटी भी को भी हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे एयर है, लिक्विड है, तो कोई भी फ्लूइड का मटेरियल जो होगा उनके दो लेयर्स के बीच जो अपोजिंग फोर्स होगा, अगर दो लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है तो तब देखो लोअर लेयर या अपर लेयर जो एक दूसरे के रिलेटिव जो मोशंस का अपोज करेंगे उस केस में हम डिफाइन करेंगे इंटरनल फ्रिक्शन, जैसे विस्कोसिटी। एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल को अगर डिफाइन करते हैं हम, देखो एक्सटर्नल को तीन टाइप से, एक्सटर्नल टोटली होगा कब, जब दो सरफेस के भी रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर सकते हो। तो तब फर्स्ट आएगा हमारे पास स्टैटिक, सेकेंड लिमिटिंग, थर्ड काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक। इंटरनल को तो इंटरनल मीन्स जब किसी भी टाइप से अगर हमारे पास दो लेयर्स एयर या लिक्विड इसके बीच इंटरनल। तो एक्सटर्नल जब हम डिफाइन करें तो एक्सटर्नल में आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट जो मेन आएगा स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। फिर काइनेटिक को भी डिफाइन करोगे तो काइनेटिक भी दो टाइप से होगा। एक तो काइनेटिक में आएगा हमारे पास कौन सा, स्लाइडिंग और रोलिंग। काइनेटिक भी दो टाइप का होगा, एक रोलिंग फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग। तो यहाँ से देखो, फिर हम जब डिफाइन करते हैं इनको सीक्वेंसली, टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करना और आप लोग फिर दोबारा रीड करके फिर इसमें नोट्स नोट करोगे। स्टैटिक, तो स्टैटिक मीन्स देखो जब हम एक ऑब्जेक्ट सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, टेबल या किसी भी सरफेस पे अगर प्लेस्ड है, तो इस केस में जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट और सरफेस यानी कि टेबल का सरफेस दोनों नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स आर और mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ऑब्जेक्ट इसमें होगी रेस्ट। सेकेंड कंडीशन देखो, अगर ऑब्जेक्ट पे मैं फॉरवर्ड एक्शन पे एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करते हैं, सर्टेन फोर्स, तो इस फोर्स से ऑब्जेक्ट मोशन में तो नहीं आती है, ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट जब मोशन की स्टेट में अगर है फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने के लिए तब देखो ऑब्जेक्ट के सरफेस और अदर जिस हॉरिजॉन्टल पे हमने प्लेस किया उसके सरफेस या टेबल, सरफेस ऑफ टेबल, इस ऑब्जेक्ट पे एक इंक्लाइंडेड रिएक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि P जो लेफ्ट साइड की ओर इंक्लाइंड है सब। तो अब देखो अगर हम P को सब रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर में अगर रिजॉल्व करते हैं किस किस को, तो तब देखो इस P को जो फोर्स हमारे पास इंक्लाइंड है, रिजॉल्व करने के बाद एक कंपोनेंट आएगा हमारे पास क्या, इसके परपेंडिकुलर यानी कि पैरेलल Fs और एक mg। ठीक है, तो mg और पैरेलल इस केस में तो तब डिफाइन कर सकते हैं हम, देखो इस टाइप से फोर्स अप्लाई किया था कि फोर्स F
रिएक्शनल फोर्स P और mg एक ट्रायंगल क्लोज ट्रायंगल फॉर्म कर सके, यानी कि मे फॉर्म है ट्रायंगल, क्लोज ट्रायंगुलर। तो तब देखो P को अगर रिजॉल्व करते हैं तो वेट mg नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, और Fs, इसी Fs को कहते हैं हम क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट लिमिटिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स अप्लाइड फोर्स की वो कंडीशन, अप्लाइड मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, जिस फोर्स पे ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट, अपनी रेस्ट की स्टेट को बनाए रखती है, अपने रेस्ट की स्टेट को मेंटेन रखती है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है F इक्वल टू होगा Fs। तो देखो यहाँ से जो Fs रिजॉल्व करने के बाद Fs है, यही Fs अप्लाइड फोर्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो F इक्वल टू Fs स्टैटिक के केस में। नाउ इस कंडीशन के बाद देखो, अगर हम फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिटिल बिट इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, तो टेबल सरफेस और ऑब्जेक्ट सरफेसेस के बीच जो रिएक्शनल फोर्स है वो कुछ एक और रेंज में थोड़ा और लेफ्ट साइड को इंक्लाइंड हो जाएगा। अब अगर इस फोर्स P को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो फिर देखो Fs और R, ठीक है, अलॉन्ग mg, तो रिजॉल्व करने के बाद दो कंपोनेंट फिर मिलेंगे। तो इस केस में कंडीशन क्या आएगी, कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस आर इस केस से लेस है, तो इसमें इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन पे जस्ट ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में होगी, यानी कि जस्ट बिगिंस टू स्टार्ट मोशन। अगर मोशन को जस्ट स्टार्ट कर रही है तो वो है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, या लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स हम डिफाइन कर सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम रेंज, जहाँ तक जिस अप्लाइड फोर्स तक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन रखता है, वो है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन पे हमारे पास लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डिफाइन करोगे। इसी में फिर इसी के साथ काइनेटिक से पहले एक कंडीशन ध्यान रखना, यहीं पे आएगा आपके पास क्या, लॉज ऑफ लिमिटिंग, इस टर्म को भी ध्यान, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम कंडीशन है, ठीक है, जिस कंडीशन के बाद अगर अब एक थोड़ा लिटिल फोर्स, थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में आ जाएगी, एक कंटिन्यूस मोशन स्टार्ट करेगी। वही कंडीशन है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन तब प्ले में आएगा जब दो सरफेसेस के बीच क्या हो रहा होगा, एक्चुअल रिलेटिव मोशन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में फर्स्ट और तो थ्योरेटिकली ध्यान रखना क्या, इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेज। फर्स्ट क्या, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेज एंड देयर जो कंडीशंस रिएक्शनल फोर्स की है, मेन नेचर ऑफ फोर्स है। और ध्यान रखना इनके शेप और साइज पे डिपेंड, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज या एरिया पे डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शनल फोर्स। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉ हम डिफाइन कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट लॉज ऑफ लिमिट इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, it depends on the nature of surfaces and their roughness. It does not depend on area and shape and size. shape size area पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि थ्योरेटिकली जो है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द टेंजेंट बिटवीन टू सरफेसेस, पैरेलल या दोनों सरफेसेस के बीच पैरेलल टेंजेंशियल हो, ठीक है। फिर देखो थर्ड, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड, जो है थर्ड को मेन ध्यान रखना, थर्ड लॉ को मेन,
द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डायरेक्टली इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो एफ एस इक्वल टू कितना आएगा, म्यू एस इंटू आर, वेर म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यही एक वैल्यू होगी जो फ्रिक्शन के नेचर को डिटरमाइन करेगी, ठीक है, कि किस टाइप से कितनी ज़्यादा रफनेस है या कितना ज़्यादा फ्रिक्शन है, म्यू एस। तो यहाँ से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस अपॉन आर, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं, डायमेंशन लेस और एक रेशियो है, म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। ओके, तो इतना डिफाइन करने के बाद लास्ट ये है कि फर्स्ट फ्रिक्शन को हमने कैटेगराइज किया इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन एक्सटर्नल को डिफाइन करोगे आप स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक फर्स्ट स्टेज, लिमिटिंग स्टैटिक की मैक्सिमम कंडीशन, काइनेटिक मीन्स जब दो सरफेसेस के बीच क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिलेटिव मोशन। फिर काइनेटिक को डिफाइन किया हमने, काइनेटिक को एक रोलिंग और एक कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकेंड आता है इसमें, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन कर दिया तो इसी में आप लोग चेक करोगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझना, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मीन्स इट इज द एंगल बिटवीन, यानी कि द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना, एंगल मेड बाय, ये है जैसे एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द रिजल्टेंट, ठीक है, एंगल मेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स and the resultant of their with the normal reactional force। frictional force और resultant, frictional force और resultant, ठीक है, frictional force और resultant का resultant जो normal reaction के साथ जितना एंगल सबटेंड करेगा उसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, देखो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का जो रिजल्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस और नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स आर, दोनों का रिजल्टेंट पी है। तो ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स के साथ जितना एंगल बनाएगा वो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा से रिप्रेजेंट करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू आएगा हमारे पास कितना, एफ एस अपॉन आर। इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इसी ट्रायंगल में, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, एफ एस अपॉन आर, या टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखना, समझना एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स और रिजल्टेंट के थ्रू नॉर्मल रिएक्शनल के साथ जो एंगल बनेगा वो है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एफ एस और आर दोनों का रिजल्टेंट क्या है, पी, और ये पी आर के साथ जितना एंगल बनाएगा वो होगा क्या हमारे पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फिर लास्ट देखो इसमें अगर हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को अगर ग्राफिकली डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो तब देखो फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स। तो एक रीजन तक देखो इस टाइप से, ये कंडीशन डिफाइन करेंगे, ये कंडीशन, ये रीजन मिलेगा हमें स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद ये कंडीशन पूरी, ये होगी हमारे पास कौन सी, काइनेटिक, ठीक है, स्टैटिक और काइनेटिक। इस कंडीशन पे ये मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल वैल्यू है एफ एस
इसे हम एफ एस से इंडिकेट कर सकते हैं। और इस रीजन तक ओ से ए अगर ऐसे लेते हैं तो ये होगा हमारे पास एफ एस इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल, ठीक है, जहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन होगी। और इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन है कि कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आगे काइनेटिक रीजन, इस रीजन में हमारे पास काइनेटिक, ये कंडीशन टोटल किसकी होगी, काइनेटिक रीजन की होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ग्राफिकली हम चेक कर सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अगर ग्राफिकली तो स्टार्टिंग में ये आएगा, ए से बी लूज होगा, फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ऐसे फर्स्ट पार्ट डिफाइन करेंगे हम फ्रिक्शन का। थैंक यू।